सभी भैयाओं का ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्याय 2 नियंत्रण एवं समन्वयन इसके विषय में चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर 2 है और ये चैप्टर 2 परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हमें इस चैप्टर में के माध्यम से ऐसी बहुत सी बातों का पता लगेगा जो हमारे शरीर में संतुलन बनाने का काम करती हैं। आइए भैयाओं इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। नियंत्रण किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रश्न आता है कि होमियोस्टेसिस क्या होता है। बहुत बार परीक्षा में होमियोस्टेसिस पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय होमियोस्टेसिस, यानी होमियोस्टेसिस या नियंत्रण क्या है। जीवों में बाह्य व भीतरी वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को नियंत्रण या होमियोस्टेसिस कहते हैं। यानी जो बाहर का वातावरण है और जो हमारे शरीर के अंदर का वातावरण है उसके बीच में संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया क्षमता क्या कहलाती है? नियंत्रण या होमियोस्टेसिस कहलाती है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि ठंड होती है तो ठंड में क्या होता है कि जो हमारा शरीर है उसमें कपकपी छूटने लगती है, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है कंट्रोल हो जाता है। हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है और हम अपने आप को ठंड से बचा पाते हैं। ये कैसे हुआ? बाहर का वातावरण ठंडा हुआ तो हमारे शरीर के अंदर भी बदलाव हुए, परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से हमने अपने शरीर की ठंड से सुरक्षा की। तो इसी को हम क्या कहते हैं? नियंत्रण या होमियोस्टेसिस कहते हैं। आगे और पढ़ते हैं। अब समन्वयन की बात कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? जीव शरीर के आंतरिक वातावरण के भौतिक व रासायनिक दशाओं को एक जैसा बनाए रखने की प्रकृति को समन्वयन कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी जो जीव का शरीर है, ये जीव नहीं है, जीव है, तो जीव का जो शरीर है उसके आंतरिक वातावरण के भौतिक व रासायनिक दशाओं को, देखो हमारे शरीर में क्या है कि बहुत सारी भौतिक क्रियाएं होती हैं और बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। वो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं एक जैसी चलती रहें तो ये क्या कहलाता है? समन्वयन या कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जैसे हमारे शरीर का ताप कितना होना चाहिए? हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा या कम होता है तो हमें बुखार आ जाता है, शरीर सुचारू रूप से सही काम नहीं करता है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन सही नहीं हुआ। हमने अधिक खाना खा लिया, अधिक खाना खाया तो क्या हुआ? पेट खराब हो गया, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। तो समन्वय क्या है कि शरीर का जो आंतरिक वातावरण है उसकी सभी भौतिक और रासायनिक दशाओं को एक जैसा बनाए रखने की प्रकृति को समन्वयन कहते हैं। यानी शरीर का जो अंदर वातावरण है उसमें जो क्रियाएं हो रही हैं, भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, वो एक जैसी बनी रहें, इसी को हम समन्वयन या कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और ऐसी दशा में जीव शरीर की कोशिकाएं, अंग, अंगतंत्र अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहते हैं। आगे देखते हैं। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वयन के लिए तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र उपस्थित होते हैं। ये दो तंत्र हैं जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वयन का काम करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। कौन कौन से तंत्र हैं? एक है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले हम जंतु में तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम जंतु के तंत्रिका तंत्र की बात करें तो जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय
तंत्रिका तथा पेशीय ऊतक द्वारा होता है। हमारे पर्यावरण में सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशेष सिरों से लगाया जाता है। जो तंत्रिका तंत्र है वो किससे मिलकर बनता है? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। इसकी संरचना के विषय में हम पढ़ेंगे। जो तंत्रिका कोशिका के सिरे होते हैं वो कुछ सूचनाओं का पता लगाते हैं। यह ग्राही अंग प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कण है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। इन सब में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं में ग्राही अंग होते हैं। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। एक प्रश्न ये भी बहुत पूछा जाता है कि हमारे शरीर में गंध का कैसे पता लगता है? तो गंध का पता कैसे लगता है? जो घ्राण ग्राही हैं वो गंध का पता लगाने का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का बना होता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी जो तंत्रिका तंत्र हमने बताया था वो तंत्रिका ऊतक का बना है। और क्योंकि ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं का समूह होते हैं, इसलिए जो तंत्रिका ऊतक है वो बहुत सारी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, इसे आगे देखते हैं। तंत्रिका कोशिका की संरचना देखते हैं। तो तंत्रिका कोशिका की यदि संरचना देखें तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। कौन? तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कोशिकाकाय जिसे कहते हैं साइटोन, इस साइट्रॉन लिखा हुआ साइटोन होता है, आर नहीं बनेगा, डेंड्रॉन, एक्सॉन। तो 3 भाग होते हैं, कोशिकाकाय, डेंड्रॉन और एक्सॉन। आइए इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। देखते हैं इसकी संरचना कैसी है। ये एक तंत्रिका कोशिका है, आप देख सकते हैं। इसके 3 भाग हैं। एक भाग है आपका ये जो गोल आपका भाग दिख रहा है, इस भाग को हम कहते हैं साइटोन, या हिंदी में कहते हैं कोशिकाकाय। दूसरा भाग है इसका तंत्रिकाक्ष, यानी इसे हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और ये तीसरा जो भाग है वो तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा है। ठीक है, तो 3 भागों के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले कोशिकाकाय के बारे में बात करते हैं। जैसे ये कोशिकाकाय जो है तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा भाग है और ये बिल्कुल जो है एक संपूर्ण कोशिका की तरह दिखाई देता है। इसके अंदर केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है। ठीक है, और कोशिका द्रव इसके अंदर भरा होता है। ठीक है, फिर इसके बात करें तो इसी कोशिकाकाय से कुछ प्रबंध निकले रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं या डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है, डेंड्रॉन में सही से लिख देता हूँ, ये डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये डेंड्रॉन हो गए। इन्हीं डेंड्रॉन से और छोटी धागे नुमा संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। इसे इंग्लिश में याद रखेंगे हम। ठीक है, तो हमने फिर से क्या पढ़ा कि कोशिकाकाय से कुछ प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें डेंड्रॉन कहते हैं, और यही डेंड्रॉन से कुछ धागे नुमा संरचना निकलती हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, इन डेंड्राइट्स का काम पढ़ेंगे अभी, क्या कार्य है। फिर ये एक्सॉन है। तंत्रिका कोशिका से जो है तंत्रिका कोशिका के जो कोशिकाकाय वाले भाग है उससे एक लंबा प्रवर्ध भी निकलता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। और ये एक्सॉन जो है लास्ट में जा कर के तंत्रिका कोशिका के सिरों पे ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं कोशिकाकाय की। तो कोशिकाकाय से जो प्रवर्ध निकले हुए हैं, सबसे पहले इनकी बात करते हैं, डेंड्राइट्स की बात करते हैं। डेंड्राइट्स क्या कार्य करते हैं? ये क्या करते हैं? ये सूचनाओं को एकत्र करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ने सुई चुभोई, तो सुई चुभोने का पता आपको लग जाता है कि आपको दर्द का अनुभव होता है। कैसे हुआ? ये तंत्रिका हमारे पूरे शरीर में की त्वचा में क्या है? तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित है। तो इनके डेंड्राइट्स वाले जो भाग हैं यहाँ तक सूचना गई। वो सूचना जैसी डेंड्राइट्स में गई वो किस में बदल गई? विद्युत आवेग में बदल जाती है। और ये विद्युत आवेग कहाँ से जाते हैं? ये विद्युत आवेग जो है आपके डेंड्रॉन में जाते हैं, डेंड्रॉन से कोशिकाकाय में जाते हैं, और कोशिकाकाय से होते हुए
ये एक्सॉन में ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं और तंत्रिका कोशिकाओं के अंतिम सिरों पर जाते हैं। जब ये तंत्रिका कोशिकाओं के अंतिम सिरों पे विद्युत आवेग पहुंचता है, आप भी देख सकते हैं ये तंत्रिका कोशिका के जो है अंतिम सिरे हैं, तो जब यहाँ पर ये विद्युत आवेग पहुँचता है, ठीक है, इन तंत्रिका सिरों पे, तब ये कुछ रसायन का विमोचन करता है। क्या करता है? कुछ रसायन का विमोचन करता है, यानी जो विद्युत आवेग है वो किस में बदल जाता है? रसायन में बदलता है, यानी केमिकल्स में बदल जाता है। और यही केमिकल्स क्या करते हैं, जो इससे दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी हुई है, जो दूसरी तंत्रिका कोशिका वो किससे जुड़ी हुई है? अपने डेंड्राइट्स वाले भाग से जुड़ी हुई है। तो वो रसायन कहाँ चले जाते हैं? उसी डेंड्राइट्स में चले जाते हैं और फिर से वो रसायन किस में बदल जाते हैं? विद्युत आवेग में बदल जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में जो सूचना है वो कैसे पहुंचती है? विद्युत आवेग के द्वारा पहुंचती है। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि जो दो तंत्रिका कोशिकाएं, इनके बीच में खाली स्थान होता है। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ये सिनेप्स क्या होता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान। तो जब सूचना विद्युत आवेग के रूप में तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरों में आती है तो वो क्या बन जाती है? रसायन बन जाती है। और ये रसायन कहाँ विमोचित होते हैं? ये सिनेप्स वाले भाग में विमोचित होते हैं और फिर से विद्युत आवेग द्वारा अगली तंत्रिका कोशिका में पहुँचते हैं और अंतोगत्वा ये जितने भी विद्युत आवेग हैं वो हमारे मस्तिष्क में या मेरुरज्जु में पहुँचते हैं और हमें उस सूचना का पता लगता है। तो आपको आज पता लग गया होगा कि हमारे शरीर में जो है तंत्रिका कोशिका कैसे काम करती है, उसकी संरचना क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और आगे हम जो है इससे आगे चर्चा करेंगे। आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।